हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट पर बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए जो केबीसी नैनो का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि लघु परिपथन के समय विद्युत धारा। अब ये सभी ऑप्शंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफी हद तक कम हो जाती है, या फिर लगातार बदलती रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और रजिस्टेंस का मान जो है 0 हो जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये कमी किसकी हो जाती है, तो थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाती है। किसकी? यहां मैं लिख देता हूं, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाती है। कभी कभी आपको ऐसा हिंदी में मिलेगा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो याद रखेंगे ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स को कहा जाता है, रक्त बिंबाणु हिंदी में इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको थ्रोम्बोसाइट्स भी ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स भी ध्यान रखना है और रक्त बिंबाणु भी ध्यान रखना है। देखिए रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स में जो है केंद्रक नहीं होता है और इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हानिकारक विकिरण से प्रभावित हमारा अंग है वो चमड़ा है और आंख है। तो यहां पर देखिए आंख दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए एक यह कोशिका जिम्मेदार होती है। तो वैसे तो आपको पता है फ्रेंड्स कि यह जल के संवहन के लिए जाइलम होता है, इसको काष्ठ उत्तक भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पादपों में दो प्रकार के उत्तक होते हैं। दो प्रकार के उत्तक होते, एक होते हैं विभाज्योति उत्तक जिसको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अस्थायी उत्तक में यानी कि परमानेंट टिश्यू में, एक होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। तो ये जटिल उत्तक में ही आते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो देखिए ये है किसका, तो फ्रेंड्स ये है टेट्राफ्लोरो एथिलीन का, ठीक है, TFE। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2F4 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह निर्जलित जिप्सम है। क्लियर? जो क्या होता है पानी मिलाने पर और सूखने पर कठोर हो जाता है, तो ये जिप्सम हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, और जिप्सम का क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो ये आपका 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये होता है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये होता है हृदय से संबंधित, यानी कि इसका काम क्या है, तो हृदय की निगरानी करता है, हृदय की गति का। और ये जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है यह आपके किसका, मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्लीप एपनिया, ये डिजीज जो है यह नींद से संबंधित बीमारी है। मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि यह एक भयंकर निद्रा दोष है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिसमें क्या होता है, सांस रुक रुक के आती है, कभी सांस रुक जाती है रात में जब आप सोए रहेंगे। जिनको यह बीमारी है, खास करके जो मोटापे और डायबिटीज से ग्रसित लोग हैं,
जो लोग हैं उनको यह बीमारी होती है स्लीप एपनिया, और हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हो गया था इसी बीमारी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए चर्चा में है स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांस बाधित होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। अब ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिएगा विटी कल्चर, ये अंगूर की खेती से संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेजी कल्चर और यहाँ पर देखिए ओलेरी कल्चर, इसमें थोड़ा सा विवाद है, लेकिन जो आयोग के द्वारा प्रश्न का आंसर दिया गया है वो आपका दिया गया है यहाँ पर, जो मैं बताऊंगा वही आंसर दिया गया है। और बहुत लोग कहेंगे कि वेजी कल्चर सब्जी की खेती होता है, बहुत लोग ओलेरी कल्चर को कहेंगे कि सब्जी की खेती को कहा जाता है। लेकिन देखिए वेजी कल्चर दिया गया है वृक्षों की कृषि, और ओलेरी कल्चर दिया गया सब्जी की खेती। विटी कल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती, और पीसी कल्चर मछली पालन। तो ये क्रम आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर जो दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो मैंने आपको बताया था कि पादप हार्मोन 4 5 है, उनका नाम याद रखना। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, उसके बाद एथिलीन, फ्लोरोजिन्स, इन सब का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ साइटोकाइनिन देखिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है। तो ये अदरक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये भी प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए ये संदेहास्पद है। देखिए एक तो फास्फोरस 32 का भी होता है और कोबाल्ट 60 का भी होता है। दरअसल ये बीपीएससी का प्रश्न है, और बीपीएससी जो आयोग है उसका आंसर इसने ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, यानी कि फास्फोरस 32 का भी और कोबाल्ट 60 का भी। तो सी भी आंसर होगा और डी भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें आयोडीन 131 का, तो इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल जो है खून के थक्के को पता लगाने में किया जाता है। और एक होता है आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है, वो ट्यूमर की पहचान करने में किया जाता है। तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है इसका फॉर्मूला। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। तो कई बार मैंने बताया है कि ये ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए हंटर आयोग का गठन कब हुआ था। हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 1917 में किया गया था। वुड डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र 1854 में डलहौजी के समय में किया गया था। और सार्जेंट आयोग 1944 में किया गया था। तो अब ये क्रम आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा। इसका क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका इसमें से 1854 यानी कि वुड घोषणा पत्र, सी नंबर। उसके बाद आपका आ जाएगा 1882 ए नंबर। आइए नीचे देखते हैं। सी यहाँ पर दिया गया, सी यहाँ पर कि CABD वाला क्रम सही है। इसको एक बार आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर मैंने सन आपको बता दिया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि इनमें से उत्तर प्रदेश में जो है वो कौन सा है। तो ये आपका आलमगीरपुर है और हुलास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो ये किसने कहा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेट लिख करके। ठीक है, चलिए। और ये देखिए महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था किसने। तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसको लिखा है सखाराम गणेश देवस्कर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो 1829 में किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मंतखब उल लुबाब के लेखक कौन थे। तो देखिए ये मंतखब उल लुबाब जो है यह एक फारसी किताब है, और इससे मुगल वंश के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है, और इसको लिखा है खाफी खान ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनियल कॉर्टियस को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये संबंधित कौन नहीं थे इसमें से। तो VA स्मिथ जो थे इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी।
तो महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ये डेट सहित आपको याद रखना है। बिहार में कौन से स्थान में महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो आपको याद है, चंपारण 1917 भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये जो था, ये चौरी चौरे की घटना था और यह घटना फरवरी 1922 में घटित हुई थी और इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये पंक्ति लिखी गई है दरअसल किसके द्वारा? तो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा, मशहूर उर्दू लेखक बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा, और इसको गाकर के प्रसिद्ध बनाया है रामप्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, और लिखा है किसने? बिस्मिल अजीमाबादी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहां बिस्मिल दिया गया है, बिस्मिल अजीमाबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो ये रायगढ़ है, आपको पता भी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक दो प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है आप जानते भी होंगे। एक पूछा जाता है कि पनहाला दुर्ग, यहां मैं लिखता हूं पनहाला दुर्ग, ठीक है, यहां ऊपर लिख देता हूं दुर्ग। और एक है सिवनेर दुर्ग, ये पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, सिवनेर दुर्ग और पनहाला दुर्ग। तो देखिए, सिवनेर दुर्ग जो है, इसमें शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1627 में, और ये जो पनहाला दुर्ग है ना, पनहाला दुर्ग को शिवाजी महाराज ने बीजापुर से छीना था। कब? तो 1672 में, 1672 में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पनहाला दुर्ग और ये सिवनेर दुर्ग दोनों शिवाजी से संबंधित हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ ना कुछ नया आपको सिखाऊं। बाकी जगह तो एज यूजुअल जो कंटेंट है पढ़ के आपको बताया जाता है, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि अगर आप हमारे चैनल पर आप आए हैं, यहाँ आप अगर भरोसा करते हैं हमारे ऊपर, तो कुछ नया सीखने को मिले आपको। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो ये सभी को पता होगा, रामचंद्र देव थे, और दिल्ली से राजधानी ले गया देवगिरी, और इसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था, याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का जो कार्यकाल था, ये 1856 से लेकर के 1862 तक रहा था। तो ये 1861 भारतीय परिषद अधिनियम है, तो ऑब्वियसली लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना। बारदोली कहाँ है? तो बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास। यरवड़ा जेल जो कहाँ पर है? यरवदा जो है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है, और नोआखली जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो अब आप इसको मिला लेंगे इजिली। राइट आंसर इसका 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो फ्रेंड्स, यह संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। तो ये कौन थे? विशाख दत्त थे। और फ्रेंड्स देखिए, विशाख दत्त जो हैं, इन्होंने ये जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया है, यानी कि वृषल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे? यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा गया है AICC, इसका ऑल इंडिया क्या होता है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के खजांची रहे थे। 1930 में जेल में गए थे। तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जमुनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो इन राज्यों का नाम आपको ध्यान रखना है निश्चित रूप से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए त्रिपुरा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो रेशम होता है, शहद होता है और लाख होता है। ये मोती जो होता है ना, मोती जो होता है, यह ओएस्टर जो घोंगा होता है, ओएस्टर, ठीक है, जो मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है, उनसे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा होगा। यह है आपकी काली मिट्टी, यानी कि रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा,
कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है रेगुर मिट्टी। निम्नलिखित प्रजातियों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी संबंधित हैं ये मंगोलॉयड से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगोलॉयड प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं ये लोग, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये कोची हो जाएगा और विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो फ्रेंड्स ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है, ध्यान रखेंगे। कराकस इसकी राजधानी है। देखिएगा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, तो ड्रैकनवर्स पर्वत जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, और ये दक्षिण अफ्रीका देश में, उसके बाद लेसेथो में और ईस्वातिनी में है। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका दिया गया, आपको लेसेथो भी याद रखना है, लेसेथो और ईस्वातिनी, ई स्वातिनी, ठीक है, याद रखेंगे आप, इन देशों में इसका विस्तार है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो देखिए इसमें से जो है हंगरी स्थल रुद्ध देश है, ये यूरोपियन कंट्री है हंगरी। हंगरी, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, और सर्बिया। खास करके बेलारूस का नाम ध्यान रखेंगे आप क्योंकि चर्चा में रहा है बेलारूस, ये स्थल रुद्ध कंट्री है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो है क्या संबंधित है? पीट्सबर्ग प्रदेश से, ठीक है, पीट्सबर्ग, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत के एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था? तो देखिए उत्तर पश्चिम भारत का मुगल काल में एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र जो था ये लाहौर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब गिरती हैं। तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका हो जाएगा राइट आंसर इसका। दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान से पढ़ेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो देखिए फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है ये होता है 22 दिसंबर के दिन। और देखिए 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है 22 दिसंबर के दिन। वहीं अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए तो 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत होता है, और इस कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है, और इसको जो है 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है इसके कारण इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी? तो ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी जो है किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में ये पाए जाते हैं। आपको याद भी होगा ये सभी प्रश्न, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, यहां मैं लिख देता हूं आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर दिया गया है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संसार का छत्र किसे कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पामीर दिया गया है, पामीर के पठार को। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इसमें से चाय का उत्पादन करता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा माना जाता है? तो आपको पता होगा ये 1921 को माना जाता है, 1921 को। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग का गठन जो है ये 1983 में किया गया था, ठीक है, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। इसने 1988 में अपना रिपोर्ट दिया था और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसी जाति और जनजाति को
किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन सा है? तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो आपको पता है ये संसद कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो देखिए इसमें से जो संघीय लक्षण नहीं है वो दिया है एकहरी नागरिकता। ये जो है एकात्मक लक्षण है। ठीक है, कौन सा लक्षण है? एकात्मक लक्षण, याद रखेंगे, एकहरी नागरिकता। इसके अलावा एकीकृत न्यायालय व्यवस्था, ये भी जो है एकात्मक लक्षण है। संघीय लक्षण ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है ये संघीय लक्षण है। ठीक है, एकात्मक लक्षण है एकहरी नागरिकता और एकात्मक लक्षण एकीकृत न्याय व्यवस्था भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? अब यहाँ पर देख लीजिए राज्यसभा से भी कुछ लोग प्रधानमंत्री बने हैं। टोटल 4 लोग हैं। ये कौन है? तो सबसे पहले इंदिरा गांधी बनी थी। सबसे पहली व्यक्ति कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी, जो राज्यसभा से मेंबर रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। और वो राज्यसभा के अलावा लोकसभा से भी एक बार प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी वो प्रधानमंत्री रही थी, सबसे पहली व्यक्ति थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से आपका देवगौड़ा जी थे और इंद्र कुमार गुजराल जी भी थे। इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा से जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये राज्यसभा से बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, हो सकता है बीपीएससी में पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा समय तक ये राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहे हैं। तो यहाँ लोकसभा पूछा गया तो ये चंद्रशेखर जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टोटल 4 प्रधानमंत्री हुए हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो ये राष्ट्रपति को। देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, इसके न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार न्यायाधीश बन जाने के बाद 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये 338 है और 338A है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो ये आपका कौन सा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देख लीजिएगा कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, तो राज्य विधानसभा पूछा गया, तो बगैर उस राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये पराकलन समिति है, यानी कि आकलन समिति है। ठीक है, इसमें केवल और केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो यह 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें से सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है यह मौलिक अधिकार है, न कि यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(अ) में। 19(1)(अ) में स्वतंत्रता का अधिकार में यह सम्मिलित है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। तो ये होता है आपकी किसमें? तो राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति देखिए संसद के हिस्सा होते हैं। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो होता है फ्रेंड्स, वह मंत्रिमंडल का मुखिया होता है और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उसका जो मुखिया है वह भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 2 माह हो जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा सुटेबल आंसर इसका 60 दिन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? और अपने स्कोर भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जो जीके और जीएस के जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। और टेलीग्राम पर मैंने इसका पीडीएफ दे दिया, वहां से आप मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ का सॉल्यूशन भी उसमें दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए यह आर्टिकल जो है यह 245 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 245, संसद संपूर्ण देश या किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ई बीज संबंधित है। ई बीज जो है यह किससे संबंधित है फ्रेंड्स, बताइए। तो ई बीज जो है यह संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म है, या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 7वें दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 7वां दशक था ये 20वीं सदी का। उसके बाद देखिएगा कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडीकरण नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री पूछा गया है कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, आपको याद भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वामित्व के अधिकार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है, तो ये कंपनी का ऋण पत्र हो जाएगा इसमें से। ठीक है, उसके बाद देखिए पूंजी बाजार से आशय है, पूंजी बाजार से आशय है, तो ये शेयर बाजार से हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स यह कौन सा है, यह दिल्ली मुंबई है। उसके बाद देखिए 81 के बाद यहाँ 82 से लेकर के 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है। इनका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वहां से आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा।